हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पोटेंशियोमीटर। अब थोड़ा सा बचता है उसमें एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर ऐसे पहला एप्लीकेशन है comparison of EMF of two cells। दो सेल है, उनके EMF को कंपेयर करना with the help of potentiometer। वास्तव में इसमें आपने पढ़ा है पोटेंशियोमीटर में एक वायर होता है ए और बी एक वायर होता है। इसकी एक टर्मिनल से याद करो फिगर, एक बैटरी, एक की और एक रिहास्टेट। ऐसे जोड़ देते हैं इस तरह से। ये तो आपका है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में देखा था एक वायर होता है ए बी, उस ए बी के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में एक बैटरी, एक की और रिहास्टेट जोड़ देते हैं। इसका वायर है, थोड़ा लंबा वायर दिया गया है। यहां पर एक सेल है, दो सेल है। जिसके पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के एक सिरे से जोड़ देते हैं और इनका नेगेटिव जो टर्मिनल है एक टू वे की से जोड़ करके एक ऐसा ही गैलोमीटर लगा देते हैं। गैलोमीटर इस तरह से, और इसके साथ में जाकी जुड़ी होती है। ये वायर होता है इस तरह से। वास्तव में यहां एक K1 एक K2, मान लो इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है। ये कंपेयर करना है। पहले तो हम केबल को लगाकर इस वायर AB में करंट पास कराते हैं। करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस तरह से सर्किट एक कंप्लीट हो जाती है। जिन दो सेलों के EMF को कंपेरिजन करना है, उनके पॉजिटिव टर्मिनल को ए सीरीज से, नेगेटिव टर्मिनल को एक टू वे की से जोड़ करके एक गैल्वेनोमीटर और एक स्लाइडिंग वायर में इस जॉकी से जोड़ देते हैं। अब हम इस K2 को यहां पर लगाते हैं, मतलब ये खुला है, ये नीचे वाली सर्किट खुली है, यहां पर ऑन कर दिया। की लगाने का मतलब चाहे इसको ऑन करे चाहे इसको ऑन करे, टू वे। पहले हम इसको
K2 के इस पे लगा देते हैं, मतलब सर्किट में आ गया सेल E1, ये सर्किट में आ गया, ऐसे देखिए ये आ गया। और इस स्लाइडिंग वायर को जो यहां से निकाला है इसमें सिर्फ टच कराते हैं और ऐसी जगह पे आके रोकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। इस पर टच कराएंगे, ऐसे लाएंगे, इसमें डिफ्लेक्शन देखते रहेंगे। जब डिफ्लेक्शन 0 हो जाए वहां पे लाके जॉकी को रोक देंगे और ए से इस जे के बीच की डिस्टेंस को नाप लेंगे। यहीं पर एक स्केल लगा होता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मीटर स्केल ऐसे लगा देते हैं, ऐसे ए से पढ़ लेते हैं कितना सेंटीमीटर का वायर है, फिर आएगा इधर, या ए से लेकर के जे की बीच की डिस्टेंस नाप लिया। मान लीजिए वो डिस्टेंस L1 और उस समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, तो इस सेल का ईएमएफ ऑफ सेल इसका E1 इक्वल्स KL1, इक्वेशन नंबर 1। अब की को यहां से निकाल करके इसमें लगा देते हैं। अगर सर्किट में आ जाए फिर जाकी को यहां से ऐसे टच कराते हुए ऐसी जगह को खोज देते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन 0 आ जाए, क्योंकि दोनों का ईएमएफ अलग अलग है। इसलिए लेंथ भी पहले मान लो L1 आई थी, तो अब L1 नहीं आएगी, अब कोई दूसरी लेंथ आएगी L2। मान लो हमने L2 पर टच कराया इसको और डिफ्लेक्शन आ गया 0, तो दूसरे सेल का ईएमएफ हो गया ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल E2 इक्वल्स KL, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, तो E1 बाई E2 इक्वल्स KL1 बाई KL2, या E1 बाई E2 इक्वल्स L1 बाई L2। एक्सपेरिमेंट भी वास्तव में हमने 2 सेल लिया, कुछ करना नहीं होता है। ये प्रोडक्ट आपको मिलता है वेडल बोर्ड पे, ये सेट होता है तार, आप लैब में जाएंगे तो मिलेगा ही। आपको करना होता है, सेल को लगाना होता है। एक बार एक सेल को लगा करके इसमें डिफ्लेक्शन 0 नल पॉइंट आप प्राप्त करते हैं। मान लो ए से लेकर के L1 डिस्टेंस पर नल पॉइंट आया, तो इस सेल का ईएमएफ हो गया E1 इक्वल्स KL1। पढ़ाया था उसके प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर के इक्वल्स KL या इक्वल्स KL। फिर यहां से P निकाल करके इसको लगाएंगे, दूसरा सेल सर्किट में आ जाएगा, फिर 0 डिफ्लेक्शन इसमें देखेंगे और मान लो डिस्टेंस आई L2, तो दूसरे सेल का ईएमएफ होगा E2 इक्वल्स KL2। फिर डिवाइड कर देंगे, जो उनके L1 L2 नाप के रखा था उसी का जो रेशियो होगा वही उस सेल के ईएमएफ का रेशियो हो जाएगा। इस तरीके से 2 सेल हो या 3 सेल हो, उनके ईएमएफ का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। दूसरा यूज है डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। शायद आपको दिखाई नहीं पड़ा, हेडिंग ये है दूसरा एप्लीकेशन, डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। एक चीज ध्यान देंगे,
यहां तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। मान लो यहां पर एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये MFE, ये आपका वास्तव में एक सेल है, सेल का सिंबल भी ये सेल बना रहेगा। वैसे उसको आप ये समझे एक सेल जिसका MFE है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं और यहां एक की लगा देते हैं K2 और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं और इससे फिर सेम सर्किट हुई। इस कॉम्बिनेशन को A से जोड़ देते हैं ऐसा। फिर काम ये करेंगे कि केबल को लगाएंगे, इस वायर में करंट पास करते हैं। जैसे जैसे ए से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। पहले हम इस की को खुली रखते हैं, K2 को खुला रखा है, ऐसे खुला रखा, यानी केवल सेल ये सर्किट में आया, सर्किट में आ गया। देखिए खुला है इसमें करंट नहीं आएगा, ये सेल ई इस सर्किट में आ गया। अब इस जाकी को, जाकी मैंने स्लाइडिंग आया को ए से टच कराते हैं हर एक पॉइंट पर, और टच कराते कराते ऐसे पॉइंट पर लाके रोकेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। जब इसमें 0 हो जाए इसका मतलब वैलेंस कंडीशन है इसकी। मान लो हमने की को हटा रखा है, ये 0 डिफ्लेक्शन की पोजीशन ए से L1 डिस्टेंस पर आएगी, तो अभी आपने देखा EMF ऑफ सेल E होगा KL1, इक्वेशन नंबर 1। अब इस की को जब लगा दोगे, की को लगा देंगे और जो कि सेल के क्रॉस लगा हुआ है, तो ये सेल इस रेजिस्टेंस में करंट देने लगेगा। सेल इस रेजिस्टेंस में करंट देगा, यहां से करंट इस रेजिस्टेंस में आएगी। अगर यहां से करंट इस रेजिस्टेंस में आ रही है तो आपको पता है, अब मान लीजिए हमने यहां से टच कराया और L2 डिस्टेंस पर 0 डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो 0 डिफ्लेक्शन बता रहा है L2 डिस्टेंस पर, वो इसका EMF नहीं है, सेल का EMF नहीं है। अब उसका बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस। हमने आपको बताया है ये कोई सेल है, ऐसे एक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, इनके बीच अगर वोल्टमीटर लगा के आप नापो तो ये आपको बताएगा इसका EMF। लेकिन अगर ये सेल किसी सर्किट में करंट दे रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तब यहां जब नापोगे आप यहां वोल्टमीटर लगा के, तब उसका बताएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई जब ये कुंजी खुली थी तो ये सेल करंट नहीं दे रहा था, तो देखो ना E बराबर B प्लस IR। जब करंट नहीं देगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताएगा, उसका EMF। करंट नहीं दे रहा मतलब I0, और जैसे ही की को लगा दिया इससे इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराने लगा, I आ गया, इसका मतलब अब उसको EMF नहीं रह जाएगा, अब क्या आएगा, V आएगा। हमने बताया था 2-3 केस, कब करंट 0 होने पर EMF नहीं रह जाता, वो बताता है कि उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो की को लगाया और हमको 0 डिफ्लेक्शन पोजीशन मिली L2 पोजीशन पे, तब उस समय आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V इक्वल्स KL2, इक्वेशन नंबर 2। और 1 में 2 से डिवाइड कर दो अगर, तो E बाई V आ जाएगा L1 बाई L3। इतना क्लियर।
अब इसमें हमने पढ़ा सर्किट जरूरी, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक सिंपल कैलकुलेशन। जैसे आपने पढ़ा था इक्वल्स बी प्लस आई आर, ये पढ़ा था, तो लिख सकते हैं ई माइनस बी इक्वल्स आई आर, या लिख सकते हैं ई माइनस बी अपॉन आई इक्वल्स आर, यानी आर लिख सकते हैं ई माइनस बी बाई आई की जगह पर बी बाई आर, बी बाई आर। आर ऊपर चला जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, 1 माइनस ई बाई बी ऐसे। और आपने भी देखा ई बाई बी की जगह पर L1 बाई L2, तो यहां L1 बाई L2 रख करके मेजर किए रहेंगे, हम उस सेल के अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ओके, आर उस रेजिस्टेंस बॉक्स में जहां की लगी थी K2, वहां पर रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस बॉक्स में उसको जितना ओम डालना चाहो कर सकते हो। मान लो पहले 5 ओम डाला, एक रीडिंग ले लिया L1 L2 का, तो एक बार रेजिस्टेंस निकल गया इंटरनल। अब उस कैपिटल आर को आपने उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स में मान लो 10 ओम कर दिया, जैसे 10 ओम करेंगे ये पैरामीटर चेंज हो जाएगा, ई तो वही रहेगा लेकिन L2 चेंज हो जाएगा, और L2 चेंज होगा तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ दूसरा आएगा। फिर आर को चेंज करो, फिर रीडिंग लो, 2-3 रीडिंग लेते हैं, हर जगह आर निकालते हैं, फिर बाद में तीनों का एवरेज ले लेते हैं और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम हो जाता है। सर्किट आप याद रखिए कैसे लगाते हैं, दोनों टॉपिक सीबीएसई ने कई बार पूछा है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लिखिए, उसके हेल्प से हम 2 सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, या फिर उसकी सहायता से राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड बाय व्हिच यू हैव टू डिटरमिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इसको आप तैयार रखिए। ओके, और इसी के साथ लगभग ये चैप्टर 1 होती है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। वास्तव में पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव कब कहा जाता है? सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी कम होगी। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वास्तव में होता है V बाई L, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V बाई L, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप L बाई V, L बाई V, and sensitivity of potentiometer is directly proportional to the length of potentiometer, length of the wire of the potentiometer। जो उसमें एक वायर लेते हैं AB, उसी के प्रोपोर्शनल होती है सेंसिटिविटी। यानी अगर हम पूछे कि किसी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो आपका आंसर होगा उसके वायर की लेंथ को बढ़ाकर, उसके वायर की लेंथ को बढ़ा करके हम जितने लंबा वायर लेंगे उतने ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, मतलब वो बहुत एक्यूरेसी से पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो भी आप नाप रहे हैं वो मेजर करेगा। ओके, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त है। कल आप हमको शाम को कमेंट करके जरूर बताएंगे, जितने लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कि कल आपका ऑनलाइन क्लास होगा, तो उस ऑनलाइन क्लास में सुबह 9 से 10 टाइमिंग है, याद रखेंगे, नोट करेंगे, हम उसकी मीटिंग आईडी और भेजेंगे कल। उसमें आपको ये, अब इसका न्यूमेरिकल बचता है कम से कम 2 दिन 3 दिन, या तो न्यूमेरिकल लगाए, या तो ऑनलाइन क्लास आ रहा है तो कहें कि आप हम आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएं जो आप पढ़ चुके हैं, इसमें से कोई प्रॉब्लम आ रही हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही। आप शाम को कमेंट करके जरूर बताएंगे कौन सा चैप्टर आपको रिवाइव करना है या आगे बढ़ना है, उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, ये हमको पढ़ना है, तो फिर उसी को हम जिसमें ज्यादा मतलब मेजॉरिटी होगी वही हम कल शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।